तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग समान हिंदी को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विशेष और विशेषण को इंड किया, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे विशेष विशेषण से, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और विशेष और विशेषण का काफ़ी मैटर हमने टेलीग्राम के पेड ग्रुप में हमने सेंड भी किया। अगर आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से देख लेंगे, 3-4 वीडियो है विशेष विशेषण का, प्लस जो मैटर भेजा गया है उस पर थोड़ा गहनता से विचार कर लेंगे तो विशेष विशेषण से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं आप ईजी वे में उसे हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी मैटर भेजा गया हमने उसे डिस्क्राइब भी कर दिया था कि किस तरीके से विशेष विशेषण की रचना की जाती है, बनाया जाता है। उसमें प्रत्यय जोड़ करके विशेष विशेषण बना सकते हैं हम लोग, क्रिया में, विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में। तो इस तरीके से विशेष विशेषण पहचानने की जो एबिलिटी है आपकी बढ़ जाएगी, आप तुरंत पहचान लेंगे कि विशेष विशेषण क्या होता है। उसके अलावा विशेष विशेषण हम लोगों ने समझा भी था, अलग अलग जो प्रकार थे विशेष विशेषणों का, चारों प्रकारों पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने वहां पर चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे जो है कि शब्द परिचय की बात करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द परिचय में देखिएगा क्या क्या प्रश्न आता है। यहां से भी आरो में 2-3 प्रश्न आते हैं शब्द परिचय से। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं शब्द परिचय से, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शब्द परिचय में क्या क्या टॉपिक आ सकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे शब्द क्या होता है, कितने प्रकार का, यानी शब्दों के भेद कितने होते हैं, 2 प्रकार। फिर शब्दों का जो रूप होता है, अलग अलग आधार पर अलग अलग रूप के शब्द आते हैं सामने। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से थोड़ा सी आपकी पकड़ बढ़ जाए, समझ थोड़ा सा हो जाएगी तो आप इजी वे में चीज़ों को समझ सकते हैं, आसानी से प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो चैप्टर है इसको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉपिक्स का भी नाम आएंगे, आप लोग देखेंगे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रटने वाला चैप्टर है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे और कई सारी चीज़ों पर हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था, जब हम वाक्य वर्तनी अशुद्धि पर डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई थी। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे शब्द परिचय, शब्द परिचय पर। इसको 2 भागों में बांट करके देखा जाएगा। एक तो हम लोग देखेंगे अच्छा क्या होता है, इसकी परिभाषा समझेंगे, शब्द परिचय कहते किसे हैं। दूसरा शब्द के रूप या भेद, शब्द के भेद यानी कितने प्रकार का भेद होता है। उसके बाद शब्दों का प्रयोग के आधार पर प्रकार, यानी अलग अलग प्रकार से शब्दों को जो है कि डिफाइन किया जाता है। तो कई प्रकार आएंगे, वहां पे भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। शब्द क्या होता है अगर हम लोग बात किया जाए तो, अगर हम लिखते हैं क तो ये एक वर्ड है, ल एक वर्ड है और म एक वर्ड है। ये 3 अलग अलग वर्ड हैं। अगर तीनों वर्णों को हम मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है कलम। यह जो कलम है, तीनों वर्ण अलग अलग मिलने के बाद एक अर्थ की ओर इंडिकेट करते हैं, यानी जब वर्ण मिल करके एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कई सारे वर्ण हो, एक से अधिक वर्ण हो या एक ही वर्ण हो, जब कोई सार्थक अर्थ प्रदान करता है तो उसी को बोलते हैं शब्द बोलते हैं। यानी शब्द वास्तव में क्या है, वर्णों का समूह होता है, लेकिन सभी वर्णों का समूह नहीं होता है। शब्द ऐसे वर्णों का समूह होता है जो सार्थक अर्थ को प्रदान करते हैं। ठीक, तो देखिए लिखते चलिए, यहाँ पे ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लिख लीजिए परिभाषा में, परिभाषा में लिखिएगा परिभाषा, लिखिए वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जो वर्णों का ऐसा समूह जो निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, प्रकट करता है, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। सीधा सा मतलब है कि शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह होता है। वाक्य जिसे हम लोग बोलते हैं, कई सारे शब्दों का समूह होता है। तो वर्णों से बना शब्द और शब्दों से बना वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो एक निश्चित प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है, निश्चित भाव को इंडिकेट करता है। वैसे जो शब्द होते हैं वो भी एक निश्चित अर्थ को प्रदान करते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। तो वर्णों का ये समूह होता है, कई सारे वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, लेकिन वह जो अर्थ होता है, जो वर्ण जब मिलते हैं तो जो समूह बनता है उनका, उस समूह से एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है, उसी को बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में कॉमा लगा करके यहीं लिख लीजिएगा, दूसरे शब्दों में एक या अधिक
एक या एक से अधिक वर्णों के समूह से बना हुआ स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है, टेक्निकल परिभाषा है ये। जब भी आपको कभी अगर मान लीजिए लिखने के लिए आता है, हालांकि पूछता तो नहीं है इस तरीके से मेंस वगैरह में, लेकिन बाय द वे कभी लिखने के लिए अगर आपको पूछता है तो आप दोनों परिभाषा को एक साथ लिखिए, अर्थात करके या दूसरे शब्दों में कर करके दिखाइए, ताकि चीजें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया एक या एक से अधिक वर्ड, यानी एक वर्ड भी एक शब्द हो सकता है। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही वर्ड होता है वही एक शब्द का काम कर जाता है। तो वर्णों का एक समूह होता है, जो एक वर्ड हो या एक से अधिक वर्ड हो, लेकिन वह जो समूह होता है ऐसा समूह होता है जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे इसी चीज को दिखाया गया कि स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। आगे आइए, एग्जाम्पल लिखना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप लोग, जैसे समय हो गया, अभी हमने कलम, कमल इत्यादि, इतना तो समझ सकते हैं आप लोग, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, जब भेद की बात किया जाए तो शब्द दो भेद के होते हैं, यानी कि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कोई अर्थ ही प्रदान नहीं करते हैं, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ प्रदान करते हैं। तो दो प्रकार के शब्द भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है, सार्थक शब्द। दूसरा होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ नहीं होता। लेकिन निरर्थक शब्दों में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि वो जब सार्थक शब्दों से साथ जुड़ जाता है तो उसका भी अर्थ निकल आता है। निरर्थक कहने का मतलब ये था कि जब वो अकेले है तो निरर्थक है, लेकिन अगर सार्थक शब्दों से उसे जोड़ दिया जाए तो वह निरर्थक शब्द भी सार्थक हो जाता है। देखिए पहला हेडिंग डालिए, सार्थक। सार्थक का मतलब सीधा सा है कि ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ हो। लिखिए, ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, यानी कोई शब्द जिसका कुछ अर्थ निकल करके आता हो उसी को बोलते हैं सार्थक। जैसे एग्जाम्पल, पंकज, इसका अर्थ निकल करके आता है कुछ न कुछ। ऐसे ही नयन, आंख, इससे कुछ न कुछ अर्थ इंडिकेट होता है इत्यादि। ये तो हो गया सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द देखिए, जब हम लोग बात करते हैं निरर्थक शब्द की तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लिखिए, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, वह निरर्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे आप लोग सोचिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अक्सर हम लोग बोलचाल के भाषा में भी उसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों का। जैसे हम लोग बोलते हैं चटर पटर, है ना, ऐसे ही सट टन, है ना, फटर इत्यादि, चूं चे, कई सारे बोल सकते हैं इत्यादि। अच्छा, कई सारे शब्द तो ऐसे होते हैं जो निरर्थक ही होते हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। वह शब्द अपने आप में तो निरर्थक होता है, यानी एक अकेला शब्द जैसे टन हो गया, एक अकेला शब्द ये अपने आप में निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन इसको किसी वाक्य से जोड़ दिया जाए, किसी सार्थक शब्द के साथ अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो इस टन का भी एक अर्थ निकल जाता है। और यह टन जो अभी तक अकेले निरर्थक था, किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ने के बाद यह शब्द भी सार्थक हो जाता है, यानी इसका भी अर्थ निकलने लगता है। यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, लेकिन उसे एक सार्थक शब्द के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वह निरर्थक जो शब्द है उसका भी अर्थ निकलने लगता है और वह
वह निरर्थक से सार्थक बन जाता है, वह निरर्थक से सार्थक के श्रेणी में चला जाता है। इससे कुछ सीख भी आप लोगों को मिलता है। कहा जाता है कि यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसे अच्छे व्यक्ति के साथ होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसकी बुराई खत्म हो जाएगी और वह भी एक दिन अच्छा व्यक्ति हो जाएगा, यानी उसका भी पहचान बन जाएगा। कई बार इसका अपोजिट भी होता है कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं सार्थक, जिनको निरर्थक शब्द के साथ जोड़ दिया जाए तो सार्थक शब्द का अर्थ समाप्त हो जाता है। तो इसका अपोजिट भी प्रभाव पड़ता है। कई बार अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति की संगत में आकर के उनकी अच्छाई समाप्त हो जाती है और वो भी बुरे हो जाते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, तो कुछ चीजें देखिए कौन से ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक है अपने आप में, लेकिन जब वो सार्थक शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो वो सार्थक हो जाते हैं। जैसे पशु पक्षियों की आवाज हो गई, जैसे बोला जाए कि चिड़िया चहचहाती है, तो चहचहाना, जैसे चिड़िया की आवाज ले लिया जाए, कोई बंदर की आवाज जिस प्रकार से बंदर निकालता है आवाज, अगर उस आवाज को हम लोग लिखें तो लिखे बंदर ये आवाज निकालता है, तो वो आवाज बंदर के साथ सार्थक हो जाएगा, क्योंकि बंदर की आवाज को वहां पे इंडिकेट किया गया। ऐसे ही कुछ गिरने की आवाज, जैसे लोहा गिरता है तो टन बोलता है, तो टन से जब बोल रहा है तो गिरने के बाद, यहाँ सीधी सीधी बात है कि लोहा गिर रहा है तो टन से आवाज कर रहा है। तो यहाँ पे टन जो शब्द है अपने आप में निरर्थक था, लेकिन जो ही वाक्य के साथ जुड़ा, लोहा एक सार्थक शब्द के साथ जुड़ा, तो वहां पे वो टन भी उसका अर्थ सार्थक हो जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारी ध्वनियां, जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, बिंजो वगैरह जो बजते हैं, या जो बांसुरी वादक, कई सारे जो वाद्य ध्वनियां हैं, उनकी ध्वनियों को जो हम लोग लिखते हैं तो उनकी ध्वनियां को अगर लिखेंगे कि किस तरीके से, तो वो अपने आप में निरर्थक होता है, लेकिन जब उसी के साथ वो जुड़ जाता है अपने वाद्य यंत्र के साथ, तो वही ध्वनि जो होता है वो सार्थक हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देखेंगे आगे। पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि पशु पक्षियों की बोली, पशु पक्षियों की बोली, पशु पक्षियों की बोली, वाद्य यंत्र की ध्वनि, वाद्य यंत्र की ध्वनि, वाद्य यंत्र की ध्वनि, किसी चीज के गिरने से, किसी चीज के गिरने से उत्पन्न हुई आवाज के शब्द स्वयं में सार्थक नहीं होते, स्वयं में सार्थक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, परंतु जब ये किसी सार्थक शब्द से मिल जाते हैं तो ऐसे शब्दों को मिल जाते हैं तो ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्द सार्थक हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या बताया कि कई सारे ऐसे शब्द होते हैं निरर्थक, जो अपने आप में तो निरर्थक है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हमने, पशु पक्षियों की आवाज़, वाद्य यंत्र, कुछ गिरने की आवाज़, ये अपने आप में शब्द क्या है, निरर्थक। लेकिन जब ये सार्थक शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनकी भी सार्थकता सिद्ध हो जाती है, इनका भी एक अर्थ बन जाता है, तो यह निरर्थक शब्द हो जाता है सार्थक। और ऐसे शब्द जो निरर्थक हैं, सार्थक शब्द के साथ जुड़ने पर सार्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को शब्दांश कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो स्वयं में निरर्थक हैं, स्वयं में निरर्थक हैं, परंतु सार्थक शब्दों के साथ जुड़ने पर, परंतु सार्थक शब्दों के साथ जुड़ने पर, शब्दों के साथ जुड़ने पर, जुड़ने पर सार्थक हो जाते हैं, उन्हें शब्दांश कहा जाता है। क्या बोलते हैं, शब्दांश कहा जाता है, उन्हें शब्दांश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण लिखिए, घंटा टन से बज गया। अब यहाँ पे टन शब्द क्या है, अपने आप में टन
टन नहीं बल्कि टन करिए, आधा न रहेगा बीच में, एक न और बीच में लगा दीजिए, टन। तो घंटा टन से बच गया। तो टन क्या है अपने आप में एक निरर्थक शब्द है, लेकिन घंटा के साथ आने के बाद यह सार्थक हो जाता है और बन जाता है घंटा टन से बच गया, तो ये एक सार्थक हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि लिखिए, ऐसे ही कुछ निरर्थक शब्द, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसे ही कुछ निरर्थक शब्द ऐसे हैं, शब्द ऐसे भी हैं जो सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं। कई सारे ऐसे निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन उनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जब सार्थक शब्दों के साथ उनका प्रयोग करते हैं तो एक भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ठीक ठाक, रोटी ओटी बोलते हैं ना, रोटी ओटी लाओ, कपड़ा धपड़ा, कपड़ा धपड़ा। तो यहाँ पे देख क्या देख रहे हैं, या कपड़ा वपड़ा भी बोलते हैं या कपड़ा धपड़ा। तो कपड़ा क्या है, सार्थक शब्द है, वपड़ा सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन इसके साथ यूज किया जाता है। रोटी वोटी, ठीक ठाक। इसके अलावा कुछ और शब्द अगर आपको याद आ रहा है तो जैसे बोलते हैं काम काज, काम काज। ऐसी सामान्यतः एक बोलचाल में बहुत ही चलता है, क्या हाल चाल है, तो हाल चाल, हाल चाल। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक हैं लेकिन सार्थक शब्दों के साथ यूज किए जाते हैं। सामान्यतः बोलचाल में इनका यूज किया जाता है और बोलचाल में यूज करना ठीक भी माना जाता है। नहीं, ऐसे शब्द ऐसा नहीं कि इनका बोलचाल में यूज नहीं करना चाहिए, ये ठीक भी माने जाते हैं वाक्य में, क्योंकि एक भाव को ये प्रकट करते हैं, उस भाव को जो है कि एक प्रकार से भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे बोलते हैं क्या हालचाल है, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसा नहीं, इस लोगों को पता है कि हाल ही पूछ रहा है, चाल मतलब स्पीड आपकी नहीं पूछ रहा है कि किस स्पीड से चल रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कामकाज कैसा चल रहा है, कपड़ा वपड़ा कैसा। तो इस तरीके से चीज़ें ठीक ठाक, तो ये सारी चीज़ें यूज होती। तो ये तो हो गया हम लोगों का सार्थक और निरर्थक शब्द, और शब्द को हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि शब्द के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले फ्रेमिंग कर लेते हैं हम लोग। तो लिखिए, शब्दों का प्रयोग। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ना है। वास्तव में इन चीजों को समझना जरूरी है, समझ लेंगे तो आप इजी वे से उसको पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। तो इसको कई भागों में हम लोग बांटते हैं। जैसे कि देखिए, एक तो हम लोग देखेंगे रूप के आधार पर, रूप के आधार पे दिख रहा है, रूप के आधार पर। नंबर 1, रूप के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार के शब्द होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आगे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको, एक एक चीज़ों को लिखते हुए जाएंगे। दूसरा होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दूसरा वाला, शब्द शक्ति के आधार पर। ये थोड़ा समझना जरूरी है, शब्द शक्ति के आधार पर। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे शब्द शक्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तीसरा, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, इसको भी हम लोग देखेंगे। चौथा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और 5वां, यहीं पे लिख दे रहे हैं 5वां, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी यहीं पे बना दीजिए। जब अर्थ के रूप के आधार पे बात करते हैं तो सामान्यतः 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जब रूप हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है पीछे, हालांकि अभी नाम लेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि ये चीजें होता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि रूप के आधार पे भी शब्दों को इस 2 रूपों में बांट देते हैं। तो एक होता है विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी, और दूसरा होता है अविकारी, अविकारी। इसी अविकारी शब्द को ही अव्यय बोलते हैं, अव्यय कहा जाता है। अभी आगे हम लिखवाएंगे इसको तो आप लोग समझेंगे वहां पे कि अव्यय क्या होता है, जिसे अविकारी शब्द बोलते हैं। तो रूप के आधार पे 2 प्रकार हो गया, विकारी और अविकारी।
शब्द शक्ति के आधार पर बात किया जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिधा, अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 आधार पे बढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें देखा जाए तो ये समझना है। हालांकि पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन इसको समझ लेंगे तो बड़ी आसान होगा। रचना के आधार पे अगर बात किया जाए शब्द के, तो ये 3 प्रकार की ये भी होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरा होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द होता है। अर्थ के आधार पे देखा जाए तो अर्थ के आधार पे भी समानतः 3 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे एक होता है समानार्थक, यानी ऐसे शब्द, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान ही निकलता है, और इसी समानार्थक शब्दों को ही समानतः पर्यायवाची भी बोल देते हैं हम लोग। तो समानार्थक या पर्यायवाची, पर्यायवाची। दूसरा है विपरीतार्थक, विपरीतार्थक ऐसे लिखते हैं इसे, विपरीतार्थक को विपरीतार्थक लिखते हैं, यहाँ त है जो कि फिर से लिख देते हैं, विपरीतार्थक। और तीसरा है अनेकार्थक, अनेकार्थक, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम लोग 2-3 एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची सीधे सीधे आपको रटना ही रटना है पर्यायवाची को, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है पर्यायवाची। नहीं, पर्यायवाची का कोई ट्रिक नहीं होता है। पर्यायवाची में आपको ये बताएंगे कि हाँ किन किन चीज़ों का पर्यायवाची आप लोग जरूर देख लीजिए, जहाँ से प्रश्न अक्सर आता है। अगर कुल मिलाकर के आपने 50 पर्यायवाची को निकाल लिया और 50 पर्यायवाची को अलग से रट लिया, तो मानिए कि अगर 10 पर्यायवाची पूछ रहा है तो 800 उसी में से मिल जाएगा। 2 भी मिल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेपर टफ बन गया तो 2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 8 श्योर है कि मिल जाएगा। सिर्फ 50 पर्यायवाची रट करके, 50 से भी कम ही होगा, अगर देखा जाए तो लगभग 40-40 के आसपास होगा। हम उसको बता देंगे आप लोगों को लिस्ट। अनेकार्थक होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। जैसे अंक की बात किया जाए, अंक, तो अंक अक्षर भी होता है, अंक गोद भी होता है, और अंक गिनने वाला जो अंक होता है वो भी होता है। तो अंक से 3 अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ यही मतलब है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। और पर्यायवाची पड़ता है कि एक ही शब्द के, यानी कि कई सारे शब्दों के एक ही अर्थ निकलता है, समान अर्थ होता है। जैसे पंकज हो गया, तो पंकज को कमल भी बोलते हैं, तो अर्थ समान ही है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। स्रोत के आधार पे हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो प्रश्न आप लोगों को पूछता है, प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे कि तो विकारी अविकारी शब्द के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। विकारी अविकारी शब्द, लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये प्रश्न आरओ वगैरह में तो नहीं पूछता, पीसीएस वगैरह में, लेकिन वनडे जो एग्जाम है वहाँ पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संभावना यहाँ से पूरा पूछने की है, जैसे कि टेट हो गया या फिर वीडियो वगैरह, लेखपाल वगैरह जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ समझना है। कई बार ऐसे ही वनडे यानी 1 दिवसीय एग्जामों में पूछ लेता है कि रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ये पूछ लेता है। और यहाँ पे पर्यायवाची, विपरीतार्थक और अनेकार्थक, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो आरओ में तो ये दोनों आता है। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द जिसे बोलते हैं हम लोग, पर्यायवाची इसे बोल देंगे, विपरीतार्थक को विलोम बोला जाएगा। अनेकार्थक भी पूछता है, जैसे पहले लोअर पीसीएस जब होता था आयोग के थ्रू, तो वहां पे अनेकार्थक शब्द पूछता था, यानी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकालते थे, तो वो भी पूछता था वहां पे कि इस शब्द के क्या क्या अनेक अर्थ लिखिए। उसमें शब्द देता था, लिखा था निम्न शब्दों का अनेकार्थक, यानी अनेक शब्द, अनेक अर्थ लिखिए, तो कई सारे शब्द लिखने होते। स्रोत के आधार पर देखा जाए तो स्रोत के आधार पे कई सारे शब्द होते हैं। जैसे कि एक तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम। देखिए ये पढ़ना है, दोनों अलग अलग कर लीजिए। तद्भव तत्सम, एक में मत करिए, अलग करिए। तद्भव, दूसरा हो जाएगा तत्सम। फिर एक होता है देशज, देसी भी से बोलते हैं देशज को, और दूसरा होता है विदेशज, और विदेशज को विदेशी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए जो इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पता है तद्भव तत्सम वेरी इंपॉर्टेंट।
देशज और विदेशज शब्द भी वनडे के एग्जाम में पूछता है कि निम्न शब्द किस देश का है, अंग्रेजी है, फारसी है, उर्दू है। देशी शब्द पूछ देता है, निम्न में से कौन सा देशी शब्द है। तो एक दिवसीय एग्जाम के पर्पज से ये है। तो यहाँ पे हम लोग तद्भव औसम को समझेंगे, इनकी डिफिनेशन को समझ लेंगे, बाकी के जो मैटर है इससे रिलेटेड कि कौन कौन से शब्द देशज विदेशज से अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग जो है कि देशों से आए हुए जो विदेशी शब्द हैं उनका एक पूरा लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और नोट्स के नीचे ही लिखते चलिए, जो भी मैटर आपको भेजा जा रहा है उसको अलग से प्रिंट करा करके रखने के बारे में मत सोचिए, उस मैटर को आप नोट से लिखिए। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम मैटर आपको उपलब्ध करा दिया जाए। मैक्सिमम से फायदा ये होगा कि एक बार पढ़ लेंगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, बस आप उसे छाट लीजिए, बाद में नोट्स में ही निशान मान लीजिए कि ये चीज़ें हमें दोबारा देखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। तो ये सारी इतने चीज़ों को हम लोगों को आज जो है कि पढ़ना है। तो चलिए रूप के आधार पर विकारी अविकारी एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए, रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप के आधार पर शब्द, तो नाम से ही पता है विकारी, नंबर 1 हेडिंग डालिए, विकारी शब्द हेडिंग डाल लीजिए, विकारी शब्द। जब विकारी शब्द की बात करते हैं तो विकार का मतलब होता है बदलाव, रूपांतरण हो जाना, उसको बदल देना, वही होता है विकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिसको बदला जा सके, जिसको परिवर्तित यानी उसको बदल करके उसके रूप को चेंज किया जा सके, ऐसे शब्दों को विकारी बोल देते हैं। जैसे कि देखिए, इसे छात्र से छात्राएं किया जा सकता है, तो छात्र शब्द है इसी से निकल के आ गया छात्राएं। इसी बालक से बालिकाएं हो सकता है। तो ऐसे शब्द जिनको रूपांतरित किया जा सकता हो, जिनमें कुछ विकार उत्पन्न किया जा सकता हो, जिसमें बदलाव किया जा सकता हो, ऐसे शब्दों को बोलते हैं विकारी शब्द। संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये विकारी होते हैं, इनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए कई सारे ऐसे शब्द होते हैं विकारी होते हैं। तो लिखिए, विकारी में जिन शब्दों के रूप में जिन शब्दों के रूप में बदलाव करके एक नया शब्द बनाया जा सकता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसे विकारी शब्द बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। यानी ऐसे लिखिए, अर्थात जिन शब्दों में विकार किया जा सके उसी को विकारी बोलते हैं, उसी को विकारी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कई सारे एग्जाम्पल हमने दिया। जैसे छात्र से हो सकता है छात्राएं, लड़का का विकार लड़की हो सकता है, ऐसे ही बालक से बालिका हो सकता है, बालक से बालिका हो सकता है। अच्छा, यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है, सामान्यतः पूछता है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे देता है। तो वो कंफ्यूजन होता है कि आखिर आप इसमें क्या किया जाए। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे होता है, ये तो आप तुरंत इसे विकार करके समझ जाएंगे। तो लिखिए, विकारी शब्द के तहत विकारी शब्दों में निम्न को शामिल किया जाता है, निम्न को शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल हो सकता है विकारी में? नंबर 1 संज्ञा, यानी जितनी भी संज्ञा है वो विकारी शब्द में आते हैं, संज्ञा में विकार उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 2 सर्वनाम, सर्वनाम में भी विकार हो सकता है। नंबर 3 क्रिया, क्रिया में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। और नंबर 4 विशेषण, विशेषण में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों जो है ये विकारी शब्द हैं, इनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है। अब आइए देख लीजिए
एग्जाम्पल के साथ। जैसे संज्ञा की अगर बात किया जाए तो संज्ञा में क्या क्या हो जाएगा विकारी? संज्ञा में विकारी हो जाएगा बालक, दिख रहा है रेड कलर से बालिका, हमने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, बालक से बालिका हो जाएगा। सर्वनाम में देखिए क्या क्या हो सकता है, सर्वनाम में कैसे विकार हो सकता है? तो सर्वनाम में जैसे मैं, सर्वनाम है तो मैं से क्या विकार उत्पन्न हो जाएगा? मैं से हो जाएगा मुझे, मेरा, मेरी, ऐसे विकार हो सकता है। इसी प्रकार अगर विशेषण की हम लोग बात करें, विशेषण की अगर हम लोग बात करें कि विशेषण क्या हो सकता है, तो जब विशेषण की देखेंगे तो विशेषण में भी बदलाव हो सकते हैं। विशेषण में भी जैसे कि देखिए अच्छा क्या है, विशेषण है, अच्छा से अच्छी हो सकता है, अच्छा से हो गया अच्छी, ऐसे विशेषण बहुत सारे विशेषण हैं। तो विशेषणों में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। तो विशेषण भी क्या होता है? विकारी होता है। चौथा है सर्वनाम, सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए सर्वनाम के एग्जाम्पल अगर लेना हो तो जैसे सॉरी सर्वनाम तो हो गया है ना, बचा क्या है अब? क्रिया, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, बचा है क्रिया। क्रिया तो क्रिया में देखिए जैसे क्रिया कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे खेलना एग्जाम्पल लेते हैं क्रिया, तो खेलना हो गया, खेलना से क्या हो जाएगा? खेलो हो गया। ऐसी जाना क्रिया है तो जाना से जाओ हो गया। खाना क्रिया है तो खाना से खाओ हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या है? ये विकारी है। तो जहां पे भी इस प्रकार से प्रश्न दे, कई बार तो यही ऑप्शन उठा के दे देता है, इसमें से एक ऑप्शन अलग कर देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा विकारी नहीं है, या फिर पूछ देगा कौन सा विकारी है। तो ये इजीली में समझिए। अब आते हैं हम लोग अविकारी शब्दों पे चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अविकारी, अविकारी शब्द। अब इसको तो समझ ही गए होंगे, ये ऐसे शब्द है जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये शब्द अव्यय होते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों को अविकारी बोलते हैं, या इसी को अव्यय कहा जाता है। कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे जो देखेंगे कि ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ नहीं सकते हम लोग, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनको बदल करके, इसका रूपांतरण करके, इनका विकार करके एक नए शब्द की स्थापना या नए शब्द की रचना नहीं की जा सकती है, उन्हीं को बोलते हैं अविकारी शब्द। तो लिखिए जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव या विकार संभव न हो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है। इसे ही अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल दे आपको, जैसे और शब्द का विकार क्या हो सकता है? मैं और तुम, तो मैं का विकार हो सकता है, मुझे हो गया, तुमको तुम्हारा हो गया, लेकिन और का विकार नहीं हो सकता। और क्या है? अविकारी है, अव्यय होता। मैं हो गया, किंतु हो गया, सॉरी हो गया, और हो गया, किंतु हो गया। उसके बाद जो विस्मय बोधक शब्द होते हैं, वाह, ये हो गया, अरे बोलते हैं ना, अरे ये हो गया, आह बोला था, आह ये हो गया। तो ये सारे अविकारी शब्द हैं। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डीप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अब अविकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से वाक्य जो है कि शब्द आते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो लिखिए यहाँ पे क्या क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो लिखिए, देखिए
क्रिया विशेषण अविकारी होता है। क्रिया विशेषण, अभी वहां सिर्फ क्रिया की बात हो रही थी, लेकिन जब क्रिया विशेषण हो जाएगा तो क्रिया विशेषण यानी कि ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो जो विशेषण क्रिया के रूप में इस्तेमाल होती है, यानी क्रिया की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल होती है, वो अविकारी हो जाता है। तो क्रिया विशेषण, इसके अलावा जो है कि संबंध बोधक, अभी हम एग्जाम्पल भी देंगे तो आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। संबंध बोधक, इसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, इसको नीचे लिख देते हैं, विस्मयादि बोधक एवं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। तो एक एक चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, बस एक चीज़ आप लोगों को जानना है, ये विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक हम लोगों ने सर्वनाम में डिस्कशन किया था, समुच्चय बोधक भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ पे भी हम बताते चले जाएंगे। क्रिया विशेषण नंबर 1 डालिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते चलिए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण हमने बताया था कि क्रिया की विशेषता बताती है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन से शब्द हो सकते हैं क्रिया विशेषण के तौर पे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चलना है क्रिया हो गया और विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे। ये जो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, और यह धीरे धीरे जो शब्द है अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। तो जब विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है तो वह अविकारी हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ एक दो और एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, राधा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जो राधा है, ऊपर जाना, जा रही है क्या है? क्रिया है, और ये क्या है? ऊपर, यही विशेषता बता रही राधा का, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, और यह अविकारी शब्द है। इज दैट क्लियर यहाँ पे कि क्रिया विशेषण क्या होता है और अविकारी कैसे? यानी जब वाक्य की बातें हो और वाक्य में क्रिया की विशेषता जो बताने वाला जो विशेषण होता है वह क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण अविकारी होता है। ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण अविकारी होता है। दूसरा एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए जो क्रिया के विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्रिया के साथ ही आता है। तो कुछ ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की तरह यूज होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की तरह यूज होते हैं, क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, यूज नहीं बल्कि प्रयोग लिखे, प्रयोग होते हैं। जैसे सारे जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखवा रहे हैं सभी वर्ड आपके दिमाग में होने चाहिए, प्रश्न इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। देखिए कोई भी एग्जाम हो चाहे जहाँ भी पूछा जाए, जैसे यहाँ कमा लगाते जाइएगा, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य और शब्द हो गया जाएगा यहाँ पे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, भीतर। ये तो हो जाता है, यह स्थानवाचक। हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्थान का बोध कराते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे, ये स्थानवाचक शब्द हैं,
स्थानवाचक शब्द है। ऐसे ही कालबोधक शब्द भी होते हैं, कालवाचक शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण की तरह यूज होते हैं। कालबोधक मतलब जो काल, जैसे सर्वनाम में याद है आप लोगों का काल, हम लोग जब पढ़ रहे थे गुणात्मक सर्वनाम तो वहाँ पे काल की चर्चा किए थे, तो वही चीज़ है, ये क्रिया की तरह यूज होते हैं। तो वो सारे शब्द भी क्रिया की तरह यूज होते हैं, जैसे कि परसों, नरसों भी बोला जाता है, 2 दिन पीछे को परसों नरसों, पहले, पीछे, अब तक, अभी अभी, अभी अभी। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है या कालबोधक क्रिया विशेषण इसे बोलते हैं। ऐसी परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हम लोगों ने देखा था, परिमाण वाचक सर्वनाम उसी से जुड़ा हुआ है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, तो इसमें हो जाएगा जैसे कि थोड़ा, काफी, केवल, इतना, उतना इत्यादि। ये होता है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। ऐसी एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और इसमें होता है जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रोज रोज, रोज रोज इत्यादि। तो ये क्या है? ये होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के कई रूप है, कई सारे शब्द हमने बता दिया। पीजीबी में पकड़ भी लेंगे कि ये सारे शब्द जो हैं ये क्रिया के साथ ही यूज होते हैं, यानी क्रिया के साथ यूज होने के कारण क्रिया की विशेषता बताते हैं और इसी वजह से इन्हें क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा है संबंध बोधक जो शब्द है, अगला हेडिंग डालिए, संबंध बोधक या संबंध बोधक। अब इसमें देखिए संबंध बोधक में क्या क्या आएगा। हमने बताया था संबंधवाचक सर्वनाम जो वाक्य में संबंध को निर्धारण करते हैं उन्हीं को बोलते हैं संबंध बोधक। जैसे जो वाक्य में संबंध को निर्धारित करते हैं, जैसे जो, सो, के कारण, के लिए, के अनुसार। के यहाँ पे लगा हुआ ध्यान रखिएगा, के अनुसार, के आगे, के पीछे। सिर्फ पीछे होगा तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन के लग गया जो संबंध को निर्धारित कर रहा। वाक्य में भी एग्जाम्पल भी देंगे, तो के आगे हो गया, के पीछे हो गया, इसके अलावा के सामने कर लीजिए। कई सारे ऐसे वाक्य आ जाएंगे, बस आप भाव को समझ जाइए, आप पकड़ लेंगे तुरंत। के सामने हो गया, की ओर या के ओर, की ओर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण, उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय के सामने तालाब है। तो यहाँ पे जो के सामने शब्द लगा है, क्या हो रहा है? एक संबंध को निर्धारित कर रहा है। किसके किसके बीच? विद्यालय और तालाब के बीच। कह रहा है कि विद्यालय के सामने तालाब है, तो विद्यालय और तालाब के संबंध को निर्धारित कर रहा है। ऐसे ही जैसे कहा जाए कि तुम घर के भीतर जाओ, तुम घर के भीतर जाओ। तो यहाँ पे किसे भीतर भेजने के बाद के भीतर जो शब्द है तुम और घर के मध्य संबंध को निर्धारित कर रहा है। यानी जिस व्यक्ति से हम बोल रहे हैं तुम घर के भीतर जाओ, तो उसके और घर के मध्य के संबंध को इंगित कर रहा है। क्या? के भीतर, जो ये बता रहा है कि घर के भीतर भेजने की बातें हो रही। तो ये सारे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक विशेषण की तरह यूज होते हैं, या संबंध बोधक शब्द हैं जो अविकारी शब्द है। यानी ये सारे शब्द के लिए, के अनुसार, के आगे, के पीछे, के सामने, इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये अविकारी शब्द है। इसके अलावा दूसरा समुच्चय बोधक।
अगला हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द का मतलब समझिए, ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। अब सोचिए आप किन किन वाक्यों को लगा करके आप जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल अभी देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। शब्द कहा। अब देखिए किन किन शब्दों से आप जोड़ सकते हैं, बताइए। उदाहरण कौन से ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों को ही जोड़ते हो या दो वाक्य के जो अंश हैं उसको जोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, परंतु, लेकिन, जैसे, और, ये सब क्या जोड़ते हैं, एवं, चूंकि, क्योंकि, कि, ताकि, हालांकि, लेकिन हो गया है, हाँ लेकिन भी हो गया है, अतः, इसलिए, इत्यादि। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं ये शब्द। उदाहरण देख लीजिए, एक वाक्य ले लेते हैं तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे लिखिए, आयुष ने कड़ी मेहनत की और वह सफल हुआ। और वह तो यहाँ पे वह सफल हुआ एक अलग वाक्य, आयुष ने कड़ी मेहनत की एक अलग वाक्य है, और के द्वारा जोड़ दिया गया। तो वाक्य के दो अंशों को जोड़ दिया गया, उसी को बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक। और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम सभी वहां जा सकते हो। तुम सभी वहां जा सकते हो, किंतु मैं नहीं। तो यहां पे किंतु शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ दे रहा है। लास्ट विस्मय बोधक शब्द, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। हेडिंग डाल दीजिए, विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हर्ष, उल्लास, भाव, घृणा, दुख, सुख आदमी व्यक्त करता है। उन्हीं शब्दों को बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जहां पे हम बहुत खुश होते हैं, अमेजिंग, भाव, हर्ष, बहुत ही दुख होता है, दुख व्यक्त करते हैं, किसी से घृणा व्यक्त करते हैं, तो उन सभी शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को व्यक्त करते हैं
उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अच्छा, उसका विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से इसे चिन्ह लगाया जाता है, एक पाई उसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे किसी को हम बड़ी जो है कि घृणा भरी नज़रों से बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, धिक्कार है तुम्हें। तो घृणा भरी नज़र है, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आश्चर्य करें कि अरे वाह, एकाएक को मान लीजिए आपको कोई जो है कि अमेजिंग पार्टी दे देता है बुला करके, तो आप वहाँ पे अमेजिंग, वाह क्या बात है। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं, जैसे कि या तो एक और एग्जाम्पल लिखना तो लिख लीजिए कि अरे किसी को जैसे कि सीधे सीधे अरे आप कौन है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए अरे आप कौन है, आप कौन है इत्यादि। तो ये सारे शब्द कौन है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो इसमें जो विस्मयादि शब्द जैसे अरे हो गया, धिक्कार हो गया, तो ये सारे शब्द क्या है, ये अविकारी शब्द माने जाते हैं जिनमें विकार सामान्यतः उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तो हो गए हम लोगों के विकारी और अविकारी। काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि बहुत ही छोटे में, इतना डिटेल में अगर नहीं जाना होता तो सीधे सीधे 2 ही लाइन में क्लियर हो जाता वहाँ पे कि जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें विकार न उत्पन्न हो, यहीं से समाप्त हो सकता था। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा डीप वे में समझना इसलिए ज़रूरी था कि थोड़ा सा अच्छी पकड़ हो हिंदी पे, गलतियाँ कम से कम हो। तो इस वजह से थोड़ा सा समझना ज़रूरी था कि कौन कौन से शब्द विकारी और अविकारी होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे वही शब्द के प्रयोग के ऊपर, तो एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी की चीज़ों को हम लोग समझेंगे अलग अलग प्रकार से, रूप के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, है ना, शब्द शक्ति के आधार पे क्या क्या शब्द होते हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे भी, समझेंगे भी, उसकी परिभाषा को भी देखेंगे। बाकी हम लोगों को पता है कि पर्यायवाची वगैरह क्या है, आप लोगों को भेज देंगे पर्यायवाची। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम अलग से भेज देंगे कि इसके पर्यायवाची तो आपके दिमाग में हमेशा होना ही चाहिए। बाकी तद्भव असम का एक लंबा सा लिस्ट जाएगा, आप लोग उसे पूरा तद्भव असम लिख डालिए और पूरा याद कर लीजिए। तद्भव असम, तद्भव असम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जब वर्ण परिचय पढ़ रहे थे हम लोग, फिर वर्तनी अशुद्धि, अशुद्धि और वाक्य अशुद्धि पे जब डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि कौन से शब्द संस्कृत के हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदी के हैं। तो तद्भव असम में वही है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, कौन से नहीं है, तो कुछ ट्रिक वगैरह वहाँ पे हमने बता ही दिया था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझेंगे उसके परिभाषा को, तद्भव असम क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करा देंगे हम। बाकी के जो मैटर्स हैं वो टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो फिर हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे कुछ ग्रामर वाले पोर्शन पे, संधि और समास पे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन 2 चीज़ों को पढ़ा जाएगा, संधि समास। उसके बाद फिर बचे हुए चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। तो यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा इसी चैप्टर में, तद्भव असम हो जाएगा, और अनेक शब्दों का एक शब्द उसे भी हम लोग देख लेंगे। उसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, रटने वाली चीज़ें हैं वहाँ भी, अनेक शब्दों का एक शब्द भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यानी कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम लोग आरओ वाला तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा जो आता है। सबसे जो टफ था आरओ वाले में 2 चीज़ें हमने बताया था, वाक्य वर्तनी अशुद्धि और जो है कि विशेष और विशेषण, 2 सबसे टफ माने जाते हैं आरओ के लिए। बाकी तद्भव असम, पर्यायवाची, विलोम और अनेक अर्थों का, अनेक अर्थ जो है कि शब्दों का एक शब्द जो है वो आपको मैटर इतना दे दिया जाएगा कि उससे बाहर से प्रश्न आएगा नहीं, उसे पढ़ लेंगे, इजी वे में हो जाएगा। मेन चैलेंज हम लोगों का जो ग्रामर वाले बाकी के पोर्शन अभी बचे हुए हम लोगों को, लेटर्स वगैरह भी पढ़ना है, सारांश, भावार्थ वगैरह इस पर भी डिस्कशन करना है, और हम लोगों को देखना है सबसे इम्पोर्टेंट है संधि, समास। फिर बाद में अलंकार वगैरह भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कई सारे एग्जामों में पूछता है। तो रस और अलंकार भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आगे इसी क्रम से करते करते हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी बचेगा नहीं, हिंदी के एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ा देंगे जो भी चीज़ें हिंदी में रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग।